प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मानसून के आगमन और वापसी के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम भारत की मुख्य ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में काफी परिवर्तन होता है। जैसे सर्दी में तापमान कम होता है और गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है। आमतौर पर हम 4 ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं: सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़। लेकिन भूगोल के एक विद्यार्थी के लिए ऋतुएं बच्चों मौसम की अवस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित होती हैं। पहली है शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी ऋतु बच्चों मानसून के आगमन के समय और चौथी ऋतु मानसून के वापसी के समय। बच्चों, सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी के बीच होती है। इस समय पवनें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में चलती हैं। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि शीत ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। आप देखिए, मानचित्र पर भी आपको दिख रहा है, पवनें स्थल से समुद्र की ओर बह रही हैं। ये व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, इसीलिए इन्हें कहा गया है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घट जाता है शीत ऋतु में। देखिए बच्चों, ये उत्तर है और ये दक्षिण। और आपको पता ही है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि दक्षिण भारत में अगर चेन्नई की बात करें तो औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रायद्वीपीय भारत, इस प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि वह अक्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ कि तटीय इलाकों में बच्चों तापमान में किसी भी ऋतु में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। कारण क्या है? समुद्री प्रभाव। तो समुद्र के किनारे होने के कारण भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, यहाँ समजलवायु है। इसी के साथ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो तापमान हमने देखा कम ही रहता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तुषारपात बच्चों, पाला गिरना, यह आपको पता ही है। जब सर्दियों में बाहर घास पर आपको ओस के कण जमे हुए मिलते हैं तो इसे ही कहते हैं पाला गिरना। और हिमालय में हिमवृष्टि होती है, हिमपात यानी बर्फबारी होती है। और सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी के होते हैं शीत ऋतु में। आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता का मतलब है नमी, नमी कम होती है। और इसी मौसम में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं उत्तर पूर्वी मैदानों में। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से पढ़ा है बच्चों चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ बच्चों भूमध्य सागर से जेट धाराओं के साथ भारत में आते हैं और हिमालय पर्वत से टकराकर उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। स्थानीय भाषा में इसे महावट कहा जाता है और यह रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ पर्वतों में, हिमालय पर्वत पर बर्फबारी भी होती है। बच्चों, शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होती है। कारण क्या है? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विस्तार से पढ़ा है कि शीत ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्यों? क्योंकि स्थल जो क्षेत्र है, यहाँ उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है और दक्षिण में महासागर में, हिंद महासागर में निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। तो जब वापस हटता है मानसून, पीछे हटता हुआ मानसून बच्चों तमिलनाडु में वर्षा करता है। आपको ध्यान रखना है। शीत ऋतु के बाद बच्चों ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मई के महीनों में। कारण क्या है ग्रीष्म ऋतु का? इन दिनों अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बच्चों ITCZ जो है वो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है, जिसकी वजह से गर्मी होती है। तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ जाता है। हमने शीत ऋतु में देखा था कि दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता है, लेकिन अब विपरीत होता है तापमान। दक्षिण में हमने पढ़ा है कि तापमान लगभग सम जलवायु के कारण तापमान पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, लेकिन उत्तरी मैदानों की अगर हम बात करें
तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान ज्यादा गर्म होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ग्रीष्म ऋतु स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्री प्रभाव है, समजलवायु है। दक्कन के पठार, मध्य प्रदेश और गुजरात और उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है बच्चों। लू का अर्थ है धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ये दिन के समय चलती हैं भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। उत्तरी भारत में मई के महीने में कई बार धूल भरी आंधियां चलती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडी हवा और हल्की वर्षा भी लेकर आती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है और इसी के साथ साथ कई बार ओले भी पड़ते हैं। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन का काल। वर्षा ऋतु जून के प्रथम सप्ताह में सामान्यतः, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर से मानसून भारत में प्रवेश करता है। मानसूनी पवनें लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और इन्हीं पवनों के कारण आपको याद ही होगा कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो मेघालय के मासिनराम में और अरब सागर की जो शाखा है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में खूब बारिश करती हैं। एक नया शब्द वर्षा में विराम। इसका क्या अर्थ है बच्चों? देखिए बच्चों, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, यानी कभी वर्षा हो रही है और कभी नहीं होती, और इसमें आर्द्र यानी नम और शुष्क यानी सूखे दोनों तरह के अंतराल होते हैं। कभी वर्षा हो रही है और कभी नहीं हो रही, कभी आर्द्रता ज्यादा है और कभी सूखा है। इसे ही वर्षा में विराम कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब की तीव्रता। बच्चों, आपको ध्यान है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है और अगर यह निम्न वायु दाब तीव्र है तो मानसूनी वर्षा भी ज्यादा होगी। अगर यह वायु दाब कम है तो मानसूनी वर्षा कम रह जाती है। इसीलिए मानसून का जो आगमन है यह अव्यवस्थित होता है। कारण क्या है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय वायु दाब पर ही मानसून की निर्भरता रहती है। वर्षा का वितरण हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अभी भी आपको बताया कि भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्रों और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हमने वृष्टि छाया क्षेत्र भी ध्यान से पढ़े हैं और यह भी देखा है कि वृष्टि छाया क्षेत्र जहां सूखे की आशंका रहती है और कुछ देश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। मानसून वापसी। अक्टूबर से नवंबर के बीच बच्चों वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होता है। कारण क्या है? सूरज की आभासी गति के कारण। हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा है। इन दिनों में बच्चों मानसून वापसी के समय जो उत्तरी मैदान में निम्न वायु दाब का केंद्र था वह उच्च वायु दाब में परिवर्तित हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ITCZ जो पहले गंगा के मैदानी इलाकों में था, अब वह खिसककर भूमध्य रेखा के दक्षिण में चला जाता है। देखिए बच्चों, ITCZ की जो स्थिति है वो परिवर्तित हो जाता है और इसी वजह से मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। सितंबर से उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तक उत्तरी भारत से पूरी तरह से मानसून पीछे हट जाता है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से मानसून की वापसी होती है।
मानसून की वापसी होने से आसमान साफ होता है और तापमान में वृद्धि होती है। दिन का तापमान ज्यादा होता है लेकिन रात का तापमान कम होता है। फिर भी स्थल जो है वह नम रहता है। उच्च तापमान और ज्यादा नमी की अवस्था के कारण दिन का जो मौसम है वो असहनीय हो जाता है और इसे ही कवार की उमस कहा जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चों मानसून की वापसी द्वीपों में, शुरू में मानसून द्वीपों में ही आता है, अप्रैल के महीनों में ही बारिश हो जाती है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेकिन जब वापसी की बात कर रहे हैं तो द्वीपों में मानसून सबसे अंत में पहुंचेगा। वापसी की बात कर रहे हैं बच्चों, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक। और मानसूनी पवनों की दिशा द्वीपों में उत्तर से दक्षिण हो। मानसून एकता का परिचायक। बच्चों मानसून पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। कैसे? क्योंकि भारत एक विशाल देश है और इस विशालता के कारण देश के विभिन्न भागों के धरातल, जलवायु, वनस्पति और जनजीवन में विविधता पाई जाती है। पूरा भारत भूदृश्य, इसकी जीव, वनस्पति, कृषि चक्र, त्योहार, उत्सव आदि सभी मानसूनी प्रक्रिया के चारों ओर ही घूमते हैं। और मानसून ही एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो इन विविधताओं में एकता स्थापित करता है। पूरा देश आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु में ही वर्षा प्राप्त करता है। खेती के सभी कार्य मानसून के अनुसार ही होते हैं और भारतीय तीज त्योहार भी इसी ऋतु के चारों ओर घूमते हैं। तो इसलिए मानसून भारतीय एकता का परिचायक है। बच्चों जलवायु से संबंधित हमने बहुत से टॉपिक पढ़े। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।